हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन साइंस सिंप्लीफाइड। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस क्लास में हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है, 5 चैप्टर नंबर है ये अब, ठीक है, नए एडिशन के अकॉर्डिंग 5 नंबर है ये चैप्टर, क्योंकि बीच में से एक चैप्टर कट हो चुका है, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस यानी कि मेनली आपको नेम पता होना चाहिए, नंबर कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है बच्चे, लास्ट क्लास में। कंप्लीट मतलब चैप्टर की रीडिंग हमने कर ली है, ठीक है बच्चे। तो आज की क्लास में हमने क्या करना है, जो हमारे चैप्टर के बीच बीच में जो क्वेश्चन आए थे, जैसे हमने 5 पार्ट में चैप्टर पढ़ा तो 5 बार क्वेश्चन आए थे, मेरे याद है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन किया था, उसके बाद आए थे न्यूट्रिशन किया था, उसके बाद आए थे, मतलब जो कॉन्सेप्ट था उसी के क्वेश्चन हमारे पास आके आते चले गए थे, ठीक है बच्चे। अब हमने क्या करना है, वही क्वेश्चन आंसर हैं जो हमने यहाँ पे देखने हैं, उन्हीं क्वेश्चन आंसर को आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपने वो नोटबुक में लिखने हैं, कैसे उनकी एक्सप्लेनेशन देनी है, किसकी कितनी देनी है, ठीक है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आज की क्लास, पूरी क्लास ध्यान से देखनी है, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, ठीक है बच्चे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organism like human। ये बोल रहा है, हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया हमने डिफ्यूज़न की प्रोसेस पढ़ी थी ना, तो उसी डिफ्यूज़न की बात कर रहा है ये, जो चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने। तो ऑक्सीजन होती है, जो ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को, तो सिर्फ डिफ्यूज़न से ही कंप्लीट क्यों नहीं होती, वो वहाँ से ही सफिशेंट ऑक्सीजन हमें क्यों नहीं मिलती, हमें और प्रोसेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। अभी जैसे मैंने ये क्वेश्चन बोल दिया, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, थोड़ा सा आप सोचो कि क्या हमें इसका आंसर पता है। थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो कि अगर आप लिखोगे तो क्या आंसर लिखोगे इसका, कि क्यों वो चीज़ ऐसे है। तो देखो बच्चे, मेन बात यहाँ पे क्या है, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, नेम से ही पता चलता है उनमें मल्टी सेल हैं, अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है, यूनिसेलुलर में तो ये होता है कि एक ही सेल सारे काम करती है, तो वहाँ पे इजी हो जाता है। मल्टी में होता है कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और सिर्फ एक ही टाइप की प्रोसेस से सभी रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं की जा सकती, ठीक है बच्चे। तो सिर्फ डिफ्यूज़न से ही सोचें तो वो सफिशेंट सप्लाई नहीं होगी, वो इनसफिशेंट रहेगी, इसीलिए और भी मेथड की ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन के लिए। तो देखो आपने कैसे लिखना है इसका जो आंसर है, देखो यहाँ पे क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन, इनका जो बॉडी का डिज़ाइन है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो इसी तरह पहली लाइन आपने ऐसे ही लिखनी है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन पोजेसेस कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन, दे हैव स्पेशलाइज्ड सेल, उनके पास स्पेशल सेल होती हैं क्योंकि वो मल्टी सेल है ना, एंड टिशू, कई टिशू भी होते हैं, किसके लिए, फॉर परफॉर्मिंग वेरियस नेसेसरी फंक्शन ऑफ द बॉडी, बॉडी में जो अलग अलग टाइप के फंक्शन करने होते हैं उसके लिए, सच एज इनटेक ऑफ फूड, जैसे खाना लेते हैं, एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेते हैं वो, ठीक है। अनलाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर में तो क्या होता है, ऐसे तो नहीं होता उसमें, इसीलिए उसने वर्ड लिखा है अनलाइक। तो आपने यहाँ इसको समझना है, मीनिंग को, लाइक नहीं है ये, अनलाइक है। तो जैसे यूनिसेलुलर की बजाय, यूनिसेलुलर की तरह ना हो के मतलब, ठीक है, मल्टी सेलुलर सेल्स आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड एनवायरनमेंट, यूनि में क्या होता है, जो सेल होती है सिंगल सेल है, वही डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, और इसीलिए यही रीज़न है कि जो डिफ्यूज़न है सिर्फ उसी से ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है जो कंप्लीट नहीं की जा सकती, दैट आर नॉट सफिशेंट, ठीक है। देयरफॉर डिफ्यूज़न कैन नॉट मीट देयर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, ओके बच्चे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, आंसर नहीं दिखाती मैं आपको, इसका आंसर आपने एक बार खुद से ट्राई करना है। देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज़ टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव और नॉट। चैप्टर के जब हमने स्टार्टिंग की फर्स्ट डे, फर्स्ट पैराग्राफ यही था, जिन बच्चों ने फर्स्ट क्लास ध्यान से देखी है, शुरू में से भी देख ली होगी 10 मिनट, वो भी इसका आंसर आराम से दे देंगे। जिन्होंने नहीं देखी वो पहले क्लास ज़रूर देखिए बच्चे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं करने होते, चैप्टर को समझना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो क्या क्राइटेरिया हम यूज़ करते हैं कि कोई ज़िंदा है या फिर नहीं है। तो एक तो देखो आप लोग देख लेते हो कि वो चल फिर रहा है, वो सांस ले रहा है, वो खा पी रहा है, कॉमन बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है।
लेकिन अगर आपकी गली में कोई कुत्ता है, वो सोया हुआ है, तो आप कैसे देखोगे कि वो ज़िंदा है? ठीक है। ट्रीज़ होते हैं, वो तो एक जगह रुके हुए हैं, उनको क्या आप ये कहोगे कि वो लिविंग नहीं है? ठीक है। तो इन बातों पे अच्छी तरह पहले सोचना है, फिर उसको लिखना है इंग्लिश में। ठीक है जी। क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं होता कि कहीं आसमान से टपका है, चैप्टर में से ही होता है। चैप्टर ध्यान से पढ़ा है तो क्वेश्चन आप लोग बड़े आराम से कर लोगे। ठीक है बच्चे। तो देखो क्राइटेरिया क्या होता है, तो सिर्फ ये एक दो क्राइटेरिया से हम नहीं मतलब बता सकते कि सिर्फ वॉकिंग से ब्रीथिंग से हमने बता दिया। ये एक फंडामेंटल जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। मूविंग होने के साथ साथ हम उसकी ग्रोथ का क्राइटेरिया है जो वो भी देखते हैं, और ग्रोथ भी माइक्रो लेवल पे जाके देखते हैं। अब जैसे प्लांट है, हमें एक दिन में उसकी ग्रोथ दिखाई नहीं देती, 1 वीक या 10 डेज़ तक हमें ग्रोथ है जो विजिबल होती है प्लांट की। वो भी प्लांट की कैटेगरी पे डिपेंड करता है ना, किसी की जल्दी भी होती है, किसी की टाइमली भी होती है। ठीक है बच्चे। तो देखो अब आपने इसको लिखना कैसे है। विजिबल मूवमेंट सच एज वॉकिंग, ब्रीथिंग और ग्रोइंग, इनको हम जनरली यूज़ करते हैं टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव और नॉट। तो ये जो विजिबल मूवमेंट होती हैं हम इनको यूज़ करते हैं, इससे ही हम बताते हैं कि कोई ज़िंदा है या फिर नहीं है। ठीक है। हाउएवर, लेकिन क्या होता है, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो हैव मूवमेंट विच आर नॉट विजिबल टू नेक्ड आई। ये भी तो होता है अब, है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म की कुछ मूवमेंट ऐसे भी होती हैं जिनको हम डायरेक्ट आई से नहीं देख पाते बिना कोई इंस्ट्रूमेंट लगाए। ठीक है। तो इसीलिए जो क्या बोला है फिर यहाँ पे नेक्स्ट लाइन क्या है, देयरफॉर द प्रेजेंस ऑफ लाइफ प्रोसेस इज़ अ फंडामेंटल क्राइटेरिया। तो लाइफ प्रोसेस का प्रेजेंट होना एक फंडामेंटल क्राइटेरिया है। ठीक है। तो वो कैसे यूज़ करते हैं हम, दैट वो ही यूज़ किया जाता है किसके लिए, ये डिसाइड करने के लिए कि समथिंग इज़ अलाइव और नॉट, कि कोई ज़िंदा है या फिर नहीं है। ठीक है बच्चे। होप सो आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। ये मैं पीडीएफ इसीलिए आपके सामने लेके आती हूँ, आपको नोटबुक बनाने में आसानी रहे। ओके जी। क्लास को पहले पूरे ध्यान से सुनना है और फिर आपने अपने उसमें लिखना है। फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है लिखने में, कोई बात नहीं, क्लास को खोल के बार बार देख सकते हो। ऑनलाइन का यही बेनिफिट होता है और ये फ़ायदा पूरा उठाया करो। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म होता है जो क्या रॉ मटेरियल यूज़ करता है, क्या लेता है वो, ऑक्सीजन लेता है, फूड लेता है, केमिकल्स लेता है। ठीक है बच्चे। तो यही रॉ मटेरियल होते हैं। बस अब देख लो इसको कैसे लिखना है आपने, छोटा सा क्वेश्चन है ये तो। एन ऑर्गेनिज्म यूजेज आउटसाइड रॉ मटेरियल मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन। तो जो ऑर्गेनिज्म होता है ये क्या करता है, बाहर से कौन से रॉ मटेरियल लेता है, किस फॉर्म में लेता है वो, फूड एंड ऑक्सीजन की फॉर्म में। द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म कैन बी क्वाइट वेरिड। तो वो जो रॉ मटेरियल होते हैं, वो जो कच्चे पदार्थ होते हैं, वो बच्चे फिक्स नहीं होते कि बस हमेशा वो एक ही लेने हैं। वो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है, उसकी नीड पे भी डिपेंड करता है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पे भी डिपेंड करता है, और एनवायरनमेंट कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है। अब जैसे हम हैं, सर्दियों में हम गरम गरम खाना पसंद करते हैं, गर्मियों में हम ठंडा ठंडा खाना पसंद करते हैं। गर्मियों में सबको बस आइसक्रीम दिए जाओ, कोल्ड ड्रिंक दिए जाओ, ये चीज़ें पसंद रहती हैं। गांव में हैं तो लस्सी पीने का मन करता है, दही खाने का मन करता है बहुत, है ना। और सर्दियों में क्या होता है, गर्मा गर्म होना चाहिए, गर्मा गर्म समोसे, गर्मा गर्म कुलचे, है ना। मुंह में पानी तो नहीं आ गया अब, कोई फ़ायदा नहीं है, ये सिर्फ समझाना था आपको कि रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे ऑर्गेनिज्म की और उसके एनवायरनमेंट के बेस पे। ठीक है बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर असेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। लाइफ को मेंटेन करके रखने के लिए क्या क्या प्रोसेस की ज़रूरत होती है। अब जिन बच्चों ने पार्ट 1 से पार्ट 5 तक मेरे साथ पूरी क्लासेस देखी हैं उनको अच्छे से पता है कि लाइफ प्रोसेस चैप्टर में जो भी हमने प्रोसेस पढ़ी हैं वही तो लाइफ को मेंटेन करती हैं। यही तो पढ़ा है हमने पिछले 5 दिनों में कि लाइफ कैसे मेंटेन होगी। तो बस वो जैसे हमने टॉपिक किया था एक दिन, जैसे न्यूट्रिशन किया, रेस्पिरेशन किया, ट्रांसपोर्टेशन किया, एक्सक्रीशन किया, वही इस क्वेश्चन का आंसर है। बस वो डिपेंड करता है ना चीज़ों को आप कितना सिंपल लेते हो या कॉम्प्लेक्स बनाते हो। ठीक है। तो बस यही चीज़ें लिखनी है बच्चे इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं लिखना, देख लो। ठीक है। थोड़ा सा इसको लिखने का तरीका, लाइफ प्रोसेस सच एज, लाइफ के प्रोसेसेस क्या क्या हैं, न्यूट्रिशन, कुछ खाना पीना,
ठीक है, फूड लेना, दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन वगैरह लेना। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मतलब जो वो ऑक्सीजन आपने ली है ना ब्रीथिंग के ड्यूरिंग, उसको बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचाना। रेस्पिरेशन में और ब्रीथिंग में बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। ब्रीथिंग में क्या होता है कि हम ऑक्सीजन है जो लंग्स तक पहुंचाते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन थोड़ा सा 1-2 स्टेप आगे है ब्रीथिंग से। इसमें क्या होता है, जो वो हमने ऑक्सीजन ली है ना, लंग्स तक पहुंचाई है, तो उसको क्या करेंगे, ब्लड क्या करेगा, आरबीसी की हेल्प से, आरबीसी एक बस का काम करती है, उसको ट्रांसपोर्ट करती है बाकी सारी सेल्स और टिश्यूज़ तक, मतलब बॉडी के सभी ऑर्गन तक जाती है वो, ठीक है जी। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में ही हमने इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ा था कि कैसे ब्लड है जो कैरी करता है सभी उसको जिसकी बॉडी को नीड होती हैं उन न्यूट्रिएंट को, या फिर जो भी वो ब्लड ऑक्सीजन होगी, फूड हो गया, ठीक है। एक्सक्रीशन में क्या था कि जो वेस्ट था उसको बाहर निकालना, ठीक है। एट्सेट्रा आर असेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ, तो ये सभी ज़रूरी होते हैं लाइफ को मेंटेन करके रखने के लिए, ठीक है बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो हमने यहाँ पे बताना है कि ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली सबसे पहले आपको ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक के बारे में पता होना चाहिए कि ऑटोट्रोपिक क्या होता है और हेटरोट्रोपिक क्या होता है। ऑटो मीन्स अपने आप, एंड ट्रोपिक मीन जो हमारी न्यूट्रिशंस नीड होती हैं, मीन्स के जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना, अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करते हैं, ठीक है बच्चे। वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, अपने आप ही अपना प्रिपेयर करते हैं जैसे भी उन्होंने करना है। एंड हेटरोट्रोपिक क्या होता है, हेट्रो मीन होता है अपॉन अदर्स, यानी कि जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं। ओके जी, तो डिफरेंस बताने हैं हमने, तो इसी के बेस पर इनके डिफरेंस आ जाते हैं फिर, इनके डेफिनेशंस के बेस पे ही। तो देखो क्या है यहाँ पे डिफरेंस ऑफ पॉइंट ऑफ डिफरेंस में आपने कैसे लिखना है। फर्स्ट थिंग, ये मैंने इसीलिए ऐसे दिखाया है टेबुलेट फॉर्म में, ये आपको ऐसे ही लिखना है। पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, जब इसको पैराग्राफ में लिखते हो, अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आई एम सेइंग विद गारंटी, ठीक है, तो एग्ज़ाम वाला, एग्जामिनर जो चेकर है आपका, आपको वो 2 मार्क्स ही देगा। लेकिन अगर इसी को आप ऐसे टेबल में लिखोगे ना, तो इसी के आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो देखो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर, फूड इज़ सिंथेसिस फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। जो फूड होता है उसको कैसे सिंथेसिस किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, रॉ मटेरियल से। कौन से रॉ मटेरियल, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। हेटरोट्रोपिक में क्या होता है, फूड को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रोप्स से लेते हैं, जिन्होंने अपने आप बनाया ना उनसे लेते हैं फिर ये। द फूड इज़ ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, ठीक है, खाना लेने के बाद एंजाइम की हेल्प से उसको क्या करते हैं, वो ब्रोक डाउन करते हैं। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो ग्रीन पिगमेंट है यानी कि जो क्लोरोफिल होता है वो ज़रूरी होता है, वो प्रेजेंट होता है उनके पास। और हेट्रो तो अब डिपेंड ही ऑटोट्रोपिक पर करते हैं, तो कोई ऑटोट्रोपिक की कंडीशंस उन्होंने, ऑटोट्रोपिक ने गेन कर ली, अब हेट्रो को तो डायरेक्ट खाना मिल ही जाएगा, उनको क्या ज़रूरत है फिर उसकी, ठीक है बच्चे। तो हेटरोट्रोपिक में क्या होता है, कोई पिगमेंट है जो वो ज़रूरी नहीं होता। उसके बाद है फूड इज़ जनरली प्रिपेयरिंग ड्यूरिंग डे टाइम। ऑटोट्रोपिक में क्या होता है, जो फूड होता है वो दिन के टाइम प्रिपेयर किया जाता है, और हेटरोट्रोपिक में ऐसा कोई कंडीशन नहीं होती, इसमें ये ऑल टाइम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे, ऑल ग्रीन पिगमेंट, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, ठीक है। जो ग्रीन प्लांट होते हैं तभी तो इनको क्लोरोफिल की ज़रूरत है, क्योंकि इस कैटेगरी में ग्रीन प्लांट आते हैं, और जो बैक्टीरिया होते हैं तो वो इसी टाइप का न्यूट्रिशन लेते हैं। और यहाँ पे ऑल एनिमल एंड फंजाई हैव दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, जितने भी एनिमल्स हैं या फिर फंजाई हैं वो इस टाइप का न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए मटेरियल चाहिए होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं उनको, ठीक है। ये बताना है आपने कि उनको कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है, कहाँ से आती है जो कार्बन डाइऑक्साइड है, और दूसरा वाटर हो गया, और फिर वो फूड कैसे बनाते हैं ये चीज़ बतानी है। तो मेनली तो एनवायरनमेंट ही होता है सभी चीज़ों का फैक्टर, लेकिन एनवायरनमेंट में भी फैक्टर होते हैं आगे। तो कैसे लिखोगे आप लोग इसको, सबसे पहले है रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड,
ये एंटर करती है एटमॉस्फेयर से, लेकिन कैसे एंटर करती है वो भी बताना है आपने, थ्रो स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू का क्या करती है, ये एंटर करती है। ओके, सेकंड पॉइंट है वाटर इज अब्जॉर्ब फ्रॉम द सोयल बाय द प्लांट रूट। वाटर कैसे होता है, हमने ऊपर से डाल दिया, हमारे घर में कोई पोट है, हमने ऊपर से उसमें पानी डाल दिया, पानी हमें ऊपर तो नहीं दिखाई देगा, मिट्टी के अंदर वो मर्ज हो जाएगा, अब्जॉर्ब कर लेगी सॉयल। अब्जॉर्ब कैसे किया सॉयल ने, क्योंकि रूट हैं जो वो अब्जॉर्ब कर रही हैं उसको। ठीक है बच्चे। सनलाइट एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट टू द मैन्युफैक्चर फूड। सनलाइट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो फूड को प्रिपेयर करने के लिए। वो कैसे मिलता है इनको, बाय क्लोरोफिल या फिर जो दूसरे ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के। ठीक है, और जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो कहाँ पे टेक प्लेस करती है, वो होती है लीव्स में। ठीक है बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। तो न्यूट्रिशन का जब हमने किया था, बहुत मतलब पैराग्राफ में डीप में जाके ये चीज़ आई थी कि एसिड का क्या रोल होता है। एसिड का रोल बहुत ज़रूरी है, जो भी हम खाने में लेते हैं एल्कलीज वगैरह, बेस वगैरह, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड वहाँ पे हेल्प करते हैं। और जो जूसेस होते हैं, ठीक है, उनको भी उनकी फंक्शनिंग है एसिड के साथ डिपेंड करती है वो भी। ठीक है बच्चे। और सेकंड थिंग ये भी होती है कि अगर एसिड अपना काम ना करे, इस टाइप का फूड अगर ना जाए बॉडी में, स्टमक में, जिसकी फंक्शनिंग एसिड पर डिपेंड है, तो वो एसिड एक्सक्रीट होता रहता है और वो एक्सेस में एक्सक्रीट होता रहता है। जब हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं होता, मतलब एसिड वहाँ काम अपना कर रहा है, वो फूड इस टाइप का है कि वो डाइजेस्ट नहीं हुआ। बोल देते हैं ना कि फ्राइड ज़्यादा खा लिया, रात को हैवी खा लिया, सुबह आपने देखा होगा एल्डर्स को घर में कि उठा नहीं जाता, गैस बन गई, जिसको मेनली एसिडिटी बोलते हैं। तो एसिड ज़्यादा होने से ही एसिडिटी बनती है। ठीक है बच्चे। अब देखो इसको कैसे लिखोगे आप लोग, द हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन अवर स्टमक डिजोल्व बिट्स ऑफ फूड। ठीक है, एंड क्रिएट एन एसिडिक मीडियम। ये क्या करता है, एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। इन दिस एसिडिक मीडियम, इस एसिडिक मीडियम में क्या होता है, एंजाइम होता है पेप्सिनोजन, वो कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में। और फिर ये क्या है, पेप्सिन क्या है, पेप्सिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। ठीक है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है ये। प्रोटीन नहीं लोगे और फिर ये निकलता रहेगा, फिर एक्सेस ही होगी ना उस एसिड की, तभी तो आपको एसिडिटी होती है। तो ध्यान से खाना चाहिए। ठीक है बच्चे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम का फंक्शन क्या होता है, जैसे पेप्सिन है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, इसी तरह से हमारे पास और भी कई एंजाइम होते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास लाइपेज हो गया, अमाइलेज हो गया। ठीक है, स्लाइवा सिक्रेट करता है जैसे अमाइलेज को स्टार्टिंग में ही, फिर आपका लाइपेज होता है, वहाँ से अलग अलग एंजाइम हैं जो अलग अलग काम करते हैं और अलग अलग, इसीलिए डाइजेस्टिव एंजाइम इनको बोला जाता है कि जिस टाइप का भी फूड हम लेते हैं उस सभी टाइप के फूड को ये डाइजेस्ट करता है। ठीक है, और फिर जिसको डाइजेस्ट नहीं करता तभी फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है वहाँ पे। ठीक है बच्चे, सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। ठीक है, ये तो अब सराउंडिंग की नॉइज़ है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं ना, जिनकी स्टूडियो पूरी वो है। ठीक है, अब वहाँ पे ही कंट्रोल हैं ये चीज़ें तो, कि जिनमें ऑलरेडी मतलब नॉइज़ रिस्ट्रिक्टेड काम किया हुआ है उन्होंने। ठीक है बच्चे, बट मैं मैक्सिमम ट्राई करती हूँ कि वीडियो उस टाइम पे ही बनाऊँ कि ये नॉइज़ कम से कम हो। चलो फिर भी कभी कभी हो जाता है, दैट्स वाई सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। तो फंक्शन बताना है, देखो किस कैसे लिखोगे इस क्वेश्चन को, एंजाइम्स के नाम बता के फिर बता देना है कि क्या काम करते हैं ये। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम सच एज अमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये एंजाइम है हमारे। ठीक है, ये काम क्या करते हैं, इनका काम होता है कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करना। किसमें, सिंपल फूड में, क्योंकि सिंपल जब वो होता है, ग्लूकोज बनता है तभी वो डाइजेस्ट होता है, तभी वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है। ठीक है, दिस सिंपल पार्टिकल कैन बी ईजिली अब्जॉर्ब बाय द ब्लड। तो ये जो सिंपल पार्टिकल होते हैं ना, इनको कौन अब्जॉर्ब करता है, ब्लड। और फिर ब्लड ने जब अब्जॉर्ब कर लिए फिर उसका क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन। न्यूट्रिशन के बाद, रेस्पिरेशन के बाद हमने ट्रांसपोर्टेशन इसीलिए पढ़ा है। ठीक है, ये प्रोसेसेस ऐसे ही दे रखी हैं 1 बाय 1, उस पर डिपेंड है वो। ठीक है बच्चे। तो डाइजेस्टिव एंजाइम सच एज अमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन etc. help in the breaking down of complex food particle into simple one. This simple particle can be easily absorbed by the blood. ये जो सिंपल पार्टिकल होते हैं इनको कौन अब्जॉर्ब करता है, ब्लड करता है।
एंड दस ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, और ट्रांसपोर्ट कहाँ करता है, बॉडी की सभी सेल्स को। ओके जी, उसके बाद ये हमारा सेकंड इंटेक्स्ट कंप्लीट हो गया, न्यूट्रिशन वाला था जो, नहीं अभी इसका एक क्वेश्चन रहता है ना, हाँ एक क्वेश्चन रहता है बच्चे इसका, हाउ इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिज़ाइन टू अब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। अभी लास्ट, अच्छा इसका तो आंसर भी दिखा दिया मैंने आपको, चलो कोई बात नहीं। स्मॉल इंटेस्टाइन है जो फूड को वो कैसे डाइजेस्ट करती है, कैसे अब्जॉर्ब होता है वहाँ पे। यहाँ पे बच्चे हमारे पास हमने बताया था कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, विली, और विली अपना सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर लेती है अब्जॉर्प्शंस के लिए, ठीक है बच्चे। और इसी विली के साथ वहाँ पे काफ़ी ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, और ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ जो अब्जॉर्ब फूड है हर एक पार्ट तक पहुँच जाता है वो, ठीक है जी। कैसे लिखोगे अब आप इसको इंग्लिश में, देखो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मिलियन ऑफ टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसके पास क्या होता है, मिलियंस में, ये याद रखनी है, रेंज है जो उसकी क्या होती है, मिलियंस में होती है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं, ठीक है जी। ये विली क्या करती हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे ये जैसे ही फूड आएगा अब्जॉर्प्शंस के लिए। तो यहाँ पे लिखना आपने, दिस विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर मोर एफिशिएंट फूड अब्जॉर्प्शंस। ज़्यादा से ज़्यादा ये फूड को अब्जॉर्ब कर सकें, इसीलिए क्या कर लिया इन्होंने, सरफेस एरिया है जो अपना वो इंक्रीज़ कर लिया। विद इन दिस विली, इन विली के साथ मैनी ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट, ठीक है, कोई भी मतलब पार्ट है वहाँ पे ट्यूब्स तो है, ये नंबर ऑफ ट्यूब, तो ये बता रहा है कि वहाँ पे क्या होता है, मैनी ब्लड वेसल्स हैं जो प्रेजेंट होती हैं, किसके लिए, अब्जॉर्ब द डाइजेस्ट फूड, जो हमने फूड डाइजेस्ट किया उसको अब्जॉर्ब करने के लिए, और साथ में क्या करती हैं, वो ब्लड को भी कैरी करती हैं। फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम से क्या होता है, अब्जॉर्ब फूड इज़ डिलीवर टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। जो अब्जॉर्ब फूड है वो क्या होगा, बॉडी के सभी पार्ट तक चला जाता है, ठीक है जी। अब ये आपको डायग्राम दिखा रखा है, ठीक है, विली का, देखो ये यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं जो रेड कलर की दिखाई हुई हैं, ये लैक्टेल इसका ऊपर से पार्ट दिखाया हुआ है, और ये अपना सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर लेती है। तो ये सेकंड इंटेक्स्ट कंप्लीट हो गया हमारा। अभी थर्ड इंटेक्स्ट है हमारे पास, मतलब हमने बेसिक इंट्रोडक्शन वाले के कर लिए क्वेश्चन और न्यूट्रिशन वाले के कर लिए, अभी हम करने जा रहे हैं रेस्पिरेशन वाले के, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो क्या है हमारे पास, व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेन ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। कि जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनको क्या एडवांटेज है, क्या बेनिफिट है उनको, किसकी बजाय जो टेरेस्ट्रियल को नहीं है, किस रिगार्ड बोल रहा है वो, ऑक्सीजन ऑब्टेन, ठीक है। तो हमने ये बताया था जब हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा कि जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कौन सी ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, जो वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है ये उसका यूज़ करते हैं। टेरेस्ट्रियल तो जो एयर में है, एनवायरनमेंट में है, एटमॉस्फेयर वाली उसी का यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे जो वाटर डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर वन, ठीक है। तो ये यहाँ पे एडवांटेज होती है इनको। देखो अब इसको कैसे लिखोगे आप, आई थिंक इन्होंने यही रीज़न बताया होगा। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं। वेयर एज, जबकि जो एक्वाटिक एनिमल हैं वो क्या करते हैं, उनको किसकी ज़रूरत होती है, यूटिलाइज ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर, ठीक है। एक्वाटिक तो जो वाटर में है उसी को लेंगे। एयर कंटेन्स मोर ऑक्सीजन एज कम्पेयर टू वाटर। जो एयर है उसके अंदर वैसे तो ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, अगर हम नॉर्मली बात करें एयर में तो ज़्यादा है, लेकिन जो कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन है एयर में हाई है, तो टेरेस्ट्रियल और एनिमल्स हैं जो वो फास्ट ब्रीथ नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है, ठीक है। देयर फॉर अनलाइक एक्वाटिक एनिमल, टेरेस्ट्रियल एनिमल डू नॉट हैव टू शो वेरियस अडेप्टेशन फॉर बेटर गैसेस एक्सचेंज, ठीक है। तो जो गैसेस का एक्सचेंज करना होता है वो सभी टाइप की कंडीशंस में वो नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे एयर के अंदर ऑक्सीजन है जो वो ज़्यादा होती है, ठीक है। आई थिंक ये मैं जब मैंने क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया स्टार्टिंग में मैं मे बी उल्टा ना बोल गई हो, थोड़ा ध्यान दे लेना, उसको करेक्ट कर लेना,
कहीं मैंने एक्वाटिक के ज़्यादा ना बोल दी हो, वो कॉमन सी बात है बच्चे, वाटर के अंदर वहाँ पे तो कमी होगी ना वो, ठीक है, एयर के अंदर ही ज़्यादा होती है ना वो, तो कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन आपने बताना है, ठीक है जी। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। क्या क्या डिफरेंट वे होते हैं, ग्लूकोज है जो ये उसको वो करता है, तो ये हमने पढ़ा था ना, एरोबिक एनारोबिक, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, लैक ऑफ ऑक्सीजन मसल सेल में, ठीक है। हमने पढ़ा था कि वो पायरुवेट होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल, वो लैक्टिक एसिड में ब्रेक होता है, फिर इथेनॉल में ब्रेक होता है एक बारी, साइटोप्लाज्म में प्रोसेस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। बस वही सारा बताना है जो चैप्टर में पढ़ा था। देखो अब इसको कैसे लिखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ग्लूकोज था, ग्लूकोज क्या था आपके पास, 6 कार्बन मॉलिक्यूल, फॉर्मूला क्या था इसका, C6H12O6, ठीक है, C6H12O6। ग्लूकोज इज फर्स्ट ब्रोकन डाउन इन द सेल साइटोप्लाज्म। ग्लूकोज है जो सबसे पहले ये ब्रेक डाउन होता है सेल में, साइटोप्लाज्म की में, कैसे, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, जिसको क्या बोलते हैं, पायरुवेट, ठीक है। फिर पायरुवेट है जो अलग अलग तरीके से ब्रेक होता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। तो हमारे पास जो ब्रेकडाउन है ग्लूकोज का अलग अलग पाथ से, देखो वो कैसे लिखना है आपने, ग्लूकोज टूट गया पायरुवेट में, अब पायरुवेट 3 तरीके से टूटेगा, यीस्ट में होगा, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में एनर्जी। ह्यूमन मसल सेल में होता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, और माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो एनर्जी देनी है ना, तो देखो कितने मतलब मेथड यूज़ किए हैं इसमें। तो इसमें जो हमारा ना ये यीस्ट और ह्यूमन सेल्स में होता है, यहाँ पे तो हमारे पास ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होती, ठीक है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में तो बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और यहाँ पे बोलते हैं अनएरोबिक, AN लिखना आपने एरोबिक के आगे, ANAER, एरो OBIC, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको बताना है। तो देखो अब इस लाइन को भी नीचे एक्सप्लेन भी करना आपने ये डायग्राम बनाने के बाद। इन यीस्ट एंड ह्यूमन मसल सेल्स द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, वेयर एज इन माइटोकॉन्ड्रिया द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है बच्चे। उसके बाद क्वेश्चन 3 है हमारे पास, हाउ इज़ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होती हैं, मतलब इन पूरे डिटेल में किया था ना ये, तो हमने इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन जिसको हम बोलते हैं, फिर वहाँ पे डबल रेस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट भी हमने समझा था, कैसे होता है, लंग्स में ऑक्सीजन कैसे जाती है, आर्टरी और वेन्स हमने बताई थी ना, लेफ़्ट और राइट में होता है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड को सेपरेट करके रखने के लिए वो राइट लेफ़्ट होता है, ठीक है। पहले हमने बताया था ऑक्सीजनेटेड है जो लेफ़्ट एंट्रिकल से होते हुए, ठीक है, वहाँ से फिर एंटर करती है, ठीक है जी। तो देखो इसको कैसे लिखोगे, एक्सप्लेनेशन इसकी अच्छी देनी है आपने, मतलब कि प्रोसेसिंग है जो इसकी, प्रोसीजर है जो प्रॉपर होना चाहिए, ये नहीं है कि कहीं भी कुछ भी लिख दिया। तो सबसे पहले तो क्या है, जो हीमोग्लोबिन है वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को टू ऑल द बॉडी सेल्स, किसके लिए, फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। द हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट इन द ब्लड गेट अटैच टू 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, कितने से होता है वो अटैच बच्चे, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से, दैट आर ऑब्टेन फॉर ब्रीथिंग, जो ब्रीथिंग के लिए ऑब्टेन किए जाते हैं, ज़रूरी होते हैं। इट डज फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड द ब्लड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड, फिर वहाँ से वो क्या देता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल उसके साथ अटैच थे, ब्रीथिंग से लिए थे, फिर वो क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, और फिर हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ठीक है। दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज़ देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द बॉडी सेल्स बाय द हार्ट, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरी बॉडी की सेल्स में, किसके थ्रू, हार्ट के थ्रू। आफ्टर गिविंग अवे ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स, जब ऑक्सीजन है जो दी जाती है वो बॉडी सेल्स को, ब्लड टेक्स अवे कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड फिर क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, विच इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, है ना, एंड प्रोडक्ट हमारे पास यही होता है ना, मेन पर्पज़ हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन लेनी है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी है, ठीक है बच्चे।
नाउ द ब्लड बिकम्स डीऑक्सीजनेटेड। अब जो ब्लड है आपका वो क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। सिंस हीमोग्लोबिन पिगमेंट हैज़ लेस एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट है ना, इसकी कम एफिनिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मेनली ट्रांसपोर्ट होती है डिजोल्व फॉर्म में, ठीक है। तो दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिव कार्बन डाइऑक्साइड टू लंग एल्वली एंड टेक्स ऑक्सीजन इन रिटर्न, ठीक है। तो ऑक्सीजन तो ये ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, बाहर निकालता है ये, ठीक है बच्चे। दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। उसके बाद ये देखो डायग्राम है इसका, ये वॉल दिखा रखे हैं एयर सैक की, देखो ऑक्सीजन एंटर कर रही है, एरो से देख पा रहे हो ना आप लोग, और कार्बन डाइऑक्साइड है जो यहाँ पे वो बाहर निकल रही है, ठीक है। आरबीसी दिखा रखे हैं, ब्लड का फ्लो दिखा रखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ आर द लंग डिज़ाइन इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। गैसेज का जब एक्सचेंज होता है यही कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का, तो लंग्स है जो इनका डिज़ाइन कैसे हेल्पफुल होता है उसके लिए। तो देखो क्या है बच्चे यहाँ पे, द एक्सचेंज ऑफ गैसियस टेक प्लेस बिटवीन द ब्लड ऑफ कैपिलरी दैट सराउंड द एल्वली एंड द गैस प्रेजेंट इन द एल्वली। जो गैस का एक्सचेंज होता है ना वो किसके बीच में टेक प्लेस करता है, हमारी जो कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, बिटवीन द ब्लड ऑफ द कैपिलरीज, ठीक है। कैपिलरीज का जो ब्लड है और वो सराउंड किससे है, सराउंडिंग से है, ठीक है, एल्वली से, और जो हमारी एल्वली के अंदर गैस प्रेजेंट है। तो एल्वली क्या है, एल्वली वो साइट है, वो जगह है जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होना है। द लंग्स गेट फिल्ड अप विद एयर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एज रिब्स आर लिफ्टेड अप एंड डायफ्राम इज फ्लैटन। तो जो लंग्स हैं वो जब फिलअप हो जाते हैं एयर के साथ, इनहेलेशन की जब प्रोसेस होती है, एयर जब एंटर करती है तो रिब्स हैं जो ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, और जो डायफ्राम होता है वो फ्लैट हो जाता है एकदम, ठीक है। द एयर दैट इज रश इनसाइड द लंग्स फील्स द न्यूमरस एल्वली प्रेजेंट इन द लंग्स। अब जब वो एयर बहुत ज़्यादा भर जाती है ना लंग्स के अंदर, फिर वो क्या करती है, नंबर ऑफ एल्वली को भी फिल कर देती है, एल्वली प्रेजेंट है ना वहाँ पे। ईच लंग कंटेन 300 to 350 मिलियन एल्वली। हर एक लंग के पास ये इतनी एल्वली प्रेजेंट होती हैं। दिस न्यूमरस एल्वली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज। ये जो एल्वली हैं इनका काम क्या है, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करना, किसके लिए, कि गैस का एक्सचेंज है जो प्रॉपरली होता रहे और रेस्पिरेशन है जो ज़्यादा एफिशिएंट होता रहे, ठीक है बच्चे। दिस इज़ ऑल अबाउट कि हाउ आर लंग डिज़ाइंस, लंग्स का डिज़ाइन है जो कैसे होते हैं। उसके बाद है हमारे पास, अब ये क्वेश्चन हमारे थर्ड इंडेक्स के हैं, थर्ड जो टॉपिक हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट वाला, ठीक है। तो यहाँ पे है बच्चे, देखो क्वेश्चन 1 है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट। पहले हमने वो कंपोनेंट बताने हैं, ठीक है, जैसे मेनली हार्ट और ब्लड वेसल्स होती हैं ना, और फिर हमने उनकी फंक्शनिंग बतानी है कि वो कैसे काम करते हैं। तो देखो फर्स्ट लाइन आपने लिखनी है, द मेन कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स आर द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है बच्चे। अब ये फंक्शन कैसे है, काम कैसे करते हैं, मतलब पहले हार्ट का बताना है आपने, हार्ट, ब्लड और ये साथ में आपका ब्लड वेसल्स भी होगी, ठीक है। तो हार्ट कैसे करता है, हार्ट का काम क्या है, हार्ट का काम होता है पंपिंग का, और पंपिंग कैसे करता है, ये पूरी बॉडी के में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाता है ये, ठीक है, और डीऑक्सीजनेटेड को रिसीव करता है और फिर इसको इम्प्योर ब्लड को सेंड कर देता है ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स को। तो देखो कैसे लिखोगे अब आप इसको, हार्ट्स पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाते हैं। इट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेरियस बॉडी पार्ट। अलग अलग बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन के बिना वाला जो ब्लड है, ठीक है, उसको अलग अलग पार्ट से ये रिसीव करता है एंड सेंड दिस, फिर इसको भेजता है कहाँ पे, सेंड दिस इम्प्योर ब्लड, इस इम्प्योर ब्लड को, इम्प्योर ही बोलेंगे ना जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत ही नहीं है, दैट विल बी इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, ठीक है। इस इम्प्योर ब्लड को ये लंग्स को सेंड करता है ऑक्सीजनेशन के लिए। ये तो हार्ट का काम हो गया। नेक्स्ट है ब्लड, ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, जैसे कि ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। तो देखो क्या बताओगे आप इसमें,
बीइंग अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनियस वेस्ट। ब्लड किस में हेल्प करता है? ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में, न्यूट्रिएंट के में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी नाइट्रोजनियस वेस्ट होता है जिसको एक्सक्रीट आउट करना होता है उसमें भी। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में क्या क्या आएंगे आपके? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, दीज आर ब्लड वेसल्स। कई बार क्वेश्चन बस ऐसे भी आ जाता है ना, राइट डाउन ब्लड वेसल्स, नेम ऑफ ब्लड वेसल्स, तो उसमें आपने यही बतानी है। आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज ये क्या काम करती हैं? कैरी ब्लड, ब्लड को कैरी करते हैं आइदर अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन और फ्रॉम वेरियस ऑर्गन बैक टू हार्ट, या तो हार्ट से बाकी ऑर्गन तक पहुंचाती हैं या फिर बाकी ऑर्गन से हार्ट तक लेके जाती हैं। जैसे आर्टरी हमें पता है हार्ट से लेके जाती है, वेन्स लेकर आती है, ठीक है बच्चे। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, वाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स। ये तो सभी में ज़रूरी होता है कि ऑक्सीजन वाला और बिना ऑक्सीजन वाला अलग अलग रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये अलग अलग नहीं रहेगा तो जो बॉडी की फंक्शनिंग है वो प्रॉपर नहीं होगी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर मेंटेनिंग वहाँ पर नहीं होगी, ठीक है बच्चे। और एनवायरनमेंट की कंडीशंस हैं जो वो मेंटेन करके रखनी होती हैं, फिर वो भी डिस्टर्ब होती हैं अगर ये ऐसा ना हो। तो देखो कैसे लिखोगे आप लोग इसको, वार्म ब्लडेड एनिमल्स सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स, ये क्या करते हैं? मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर बाय कूलिंग देमसेल्व्स व्हेन दे आर इन अ हॉट एनवायरनमेंट। इनका जो खून होता है वो वार्म ब्लडेड होता है, बोलते हैं हम इनको। तो ये क्या करते हैं? कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं, कैसे? खुद को कूल करके। खुद को कूल ये कैसे करते हैं? जब ये हॉट एनवायरनमेंट में होते हैं, ठीक है, और अपनी बॉडी को वार्म करते हैं ये जब ये कूल एनवायरनमेंट में होते हैं। हैंस दीज एनिमल्स रिक्वायर मोर ऑक्सीजन फॉर मोर सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इसीलिए इन एनिमल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, किसके लिए? ज़्यादा सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, सो दैट दे कैन प्रोड्यूस मोर एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, ताकि ये क्या करें? मोर एनर्जी ये प्रोड्यूस करें, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रख सकें। दस इसीलिए ये बहुत ज़रूरी होता है उनके लिए टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सो दैट देयर सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ मोर एफिशिएंट एंड कैन मेंटेन देयर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। उनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो, ज़्यादा काम करे और बॉडी टेम्परेचर है जो वो मेंटेन रहे, ठीक है बच्चे। होप सो आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं और जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको क्लियर हो रही है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट। जो हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट होते हैं उनमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए कैसे क्या होता है? तो देखो बच्चे, प्लांट्स में टिश्यूज़ होते हैं, जैसे हमने 2 टाइप के टिश्यूज़ की बात की थी मेनली वहाँ पर। एक तो हमने डिफ्यूज़न से भी पढ़ा है, ट्रांसपोर्ट होता है स्टोमेटा के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज, लेकिन कई बार वो सफिशेंट नहीं होता, फिर वहाँ पे टिश्यूज़ हैं जो वो उनकी नीड होती है। जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है बाय जाइलम टिश्यू, हमने ये पढ़ा था, और जो फूड का होता है बाय फ्लोएम टिश्यू, ठीक है बच्चे। तो देखो अब इसको कैसे लिखोगे, मैं उम्मीद करती हूँ कि इन्होंने ऐसे ही एक्सप्लेन कर रखा हो इसको। इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट देयर आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। आपने बताना है कि 2 टाइप के कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, जाइलम होता है एंड फ्लोएम होता है। जाइलम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम द सोइल। जाइलम क्या करता है? वाटर और मिनरल को ऑब्टेन करता है मिट्टी से, सोइल से, किसके थ्रू? सोइल में क्या प्रेजेंट होती हैं? रूट्स, तो जड़ से वो लेता है टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट और प्लांट के सभी पार्ट तक पहुंचा देता है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल फ्रॉम द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। फ्लोएम का काम क्या है? फूड को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। मैं इसको एक याद करने का तरीका बताती हूँ। जब मैं छोटी थी ना, मैंने भी इसको ऐसे याद किया था जब मैं 10th क्लास में थी। बच्चे क्या होते हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि जाइलम वाटर करता था या फ्लोएम फूड करता था, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला जाइलम, इसकी प्रोनाउंसिएशन में क्या आता है? ज आता है आगे, जाइलम के में ज आता है। इंग्लिश में तो एक्स से लिखते हैं जाइलम। और वाटर यानी कि जल, तो जाइलम जल, जाइलम जल, हो गया ना याद? देखो कितना इजी है। और फ्लोएम, फ्लोएम को हम, ये पी एच है ना, तो पी एच आप प्रोनाउंसिएशन इसकी करोगे, एफ लिखोगे ना फ्लोएम, और एफ से ही फूड हो गया फिर आपका वो, ठीक है बच्चे। तो वही फ फ्लोएम फूड, फ्लोएम फूड
हो गया याद? कितना इजी था देखो इसको याद करना। तो जिसको ये ट्रिक पसंद आई है इसको ऐसे याद करने का, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपने, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ आर वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। तो वही बताना है, लेकिन इसको थोड़ा और डिटेल में बता देना, क्योंकि उसका क्वेश्चन सेम मतलब सिर्फ वाटर और मिनरल को ही पूछा है, तो जाइलम का ही आएगा यहाँ पे काम। जाइलम में 4 पार्ट होते हैं जो वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है बच्चे। द कॉम्पोनेंट ऑफ जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू के जो कॉम्पोनेंट होते हैं, 2 कॉम्पोनेंट हैं, जैसे ट्रैकियार्ड्स एंड वेसल्स, ठीक है। ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स, ये सभी जगह होते हैं, जैसे रूट में भी होते हैं, स्टेम में भी होते हैं, लीव्स में भी होते हैं, ठीक है जी। आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल्स। तो ये क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। किसके लिए जुड़े होते हैं? कॉन्टिन्यूस सिस्टम होता है वहाँ पे वाटर कंडक्टिंग चैनल्स का, जो प्लांट के सभी पार्ट तक पहुँचता है, ठीक है जी। ट्रांसपीरेशन क्रिएट सक्शन प्रेशर। ट्रांसपीरेशन है जो क्या क्रिएट करता है? वहाँ पे प्रेशर क्रिएट करता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच, जिसकी वजह से क्या होता है? वाटर इज फोर्स्ड इनटू द जाइलम सेल, ठीक है। ट्रांसपीरेशन ने जैसे ही प्रेशर क्रिएट किया, उससे क्या होगा? वाटर पर वो प्रेशर जाएगा, वो पुश होगा, यानी कि फोर्स आगे की तरफ उसको धक्का लगेगा और वो रूट की जाइलम सेल में पहुंच जाएगा, ठीक है जी। देन देर इज़ अ स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द, फिर धीरे से मूवमेंट होती है वाटर की, कहाँ से? रूट जाइलम, ठीक है, रूट वाले जाइलम से टू ऑल द प्लांट पार्ट्स। तो प्लांट के सारे पार्ट ऐसे ही थोड़ी ग्रेन रहते हैं, प्लांट के सभी पार्ट्स को सभी चीज़ें मिलती हैं, कोई रूट से, कोई लीव से, कोई स्टेम से, तो तभी वो पूरा प्लांट एक जैसा दिखाई देता है, ठीक है। तो देखो कैसे बताया इसने लास्ट लाइन में कि स्टेडी मूवमेंट होती है वाटर की फ्रॉम द रूट जाइलम टू ऑल द प्लांट पार्ट्स थ्रू द इंटरकनेक्टेड वाटर कंडक्टिंग चैनल। अंदर की अंदर जो वाटर को कंडक्ट करने वाले चैनल हैं वो आपस में कनेक्ट हैं, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे देखो डायग्राम में आपको वेसल एलिमेंट, ट्रैकियार्ड्स, जाइलम, पैरेन्काइमा सेल, तो ये आपको इसके पार्ट दिखा रखे हैं, ठीक है जी। उसके बाद 5th क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ इज़ फूड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। यहाँ पे आपने फ्लोएम का डिटेल में बताना है, ठीक है, ये सेव ट्यूब्स वगैरह का बताना है इसमें। तो देखो क्या है यहाँ पे, फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। सबसे पहले तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड मटेरियल को लीव्स से, ठीक है। जैसे जाइलम को तो रूट से करता था, जाइलम तो वाटर को, फूड को लीव से किया जाता है, ठीक है बच्चे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटी छोटी चीज़ें ही गलत लिख के आ जाते हो आप पेपर में, जैसे आज मेरे से भी गलती हो गई थी, वो ऑक्सीजन वाली, वाटर एक्वाटिक वाली और टेरेस्ट्रियल वाली। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन फ्लोएम इज अचीव बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम ATP। तो जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होता है? जो ATP से एनर्जी मिलती है उसको यूज़ करके होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है फिर? एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द ऑस्मोटिक प्रेशर इन द टिश्यू इंक्रीज कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ, उससे क्या हुआ? वाटर इनसाइड अंदर की तरफ आ जाते हैं, प्रेशर बना, फिर वहाँ पे प्रेशर ने मटेरियल को मूव किया फ्लोएम में, फिर टिश्यूज़ में गया, वहाँ पे फिर प्रेशर कम हो गया, ठीक है। जैसे ये लिखा है, दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम टू द टिश्यू विच है लेस प्रेशर, ठीक है। दिस इज़ हेल्पफुल इन मूविंग मटेरियल। ये हेल्पफुल होता है किसके लिए? इन मूविंग मटेरियल्स, मटेरियल्स को मूव करने के लिए, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ प्लांट। प्लांट को जो नीड होती है उसके लिए हेल्पफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल द फूड मटेरियल सच एज सुक्रोज, जैसे अब सुक्रोज है 6 कार्बन मॉलिक्यूल है ये, वो ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम टिश्यू में, किसका यूज़ करके? ATP एनर्जी को यूज़ करके। ये कंपोनेंट दिखा रखे हैं, जैसे ऊपर सेव प्लेट है, फिर सेव ट्यूब मेंबर है, कंपेनियन शेल है, फिर फ्लोएम पैरेन्काइमा है, ठीक है बच्चे। तो ये कंपोनेंट है हमारे फ्लोएम टिश्यूज़ के। तो ये हमारे क्वेश्चन थे जो हमने 3rd मेन पार्ट किया था हमारे चैप्टर का। फिर अब हमारे पास जो हमने कल की क्लास में किया था ना एक्सक्रीटरी सिस्टम, अब हमारे पास सिर्फ उसके क्वेश्चन रह गए हैं। क्लास थोड़ा लेंथी ज़रूर हो गई है बच्चे, लेकिन यहाँ पर सारे थ्योरी के क्वेश्चन हैं और एक्सप्लेनेशन भी फिर ऐसे देनी पड़ती है कि आपको क्लियर कट पता लगे, ठीक है, कि वहाँ पर क्या है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की आपने स्ट्रक्चर बतानी है, फंक्शनिंग बतानी है। जिन स्टूडेंट्स ने कल की क्लास देखी है वो आज बड़े आराम से बता देंगे,
ठीक है। नेफ्रॉन क्या था, किडनी की बेसिक यूनिट हमारे पास नेफ्रॉन थी। वहाँ पर ऊपर बोमेन कैप्सूल थे, नंबर ऑफ कैपिलरीज थे। वहाँ पर हमने बताया था कि कैसे यूरिन को एक्सक्रीट आउट किया जाता है, ठीक है, यूरेथ्रा से। और फिर वहाँ पे हमने बताया था कि ब्लैडर में इकट्ठा होते हैं। ब्लैडर हमारा मस्कुलर ऑर्गन होता है कि, ठीक है बच्चे। तो बस उसी को एक्सप्लेन कर दो थोड़ा सा इंग्लिश में। और डायग्राम भी बनाना है, कल मैंने ये बात आपको बताई थी कि डायग्राम भी बनाना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेफ्रॉन का क्वेश्चन मत छोड़ना इस चैप्टर में से, रिस्क है नेफ्रॉन का क्वेश्चन, अगर आपने छोड़ दिया तो आपके लिए रिस्क है ये, ठीक है। तो नेफ्रॉन्स आर द बेसिक फिल्टरिंग यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन क्या होते हैं, बेसिक फिल्टरिंग यूनिट, मतलब क्या है, सबसे बेसिक, सबसे आधारभूत फिल्टर करने के लिए ये यूनिट होती हैं किडनी की, ठीक है। ईच किडनी पोजेसेस लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन। हर एक जो किडनी होती है उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1 to 1.5 मिलियन। मायने रखता है मिलियन, समझ सकते हो मिलियन कितने होते हैं, कितने छोटे छोटे होते होंगे ना। फिर वो देखो हमारी बॉडी के अंदर किसी एक पार्ट के अंदर कोई चीज़ मिलियंस में है, सोच के मतलब हमें इतना वो लगते हैं। द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ द नेफ्रॉन्स आर, मेन कॉम्पोनेंट अब क्या क्या है, ग्लोमरल्स, बोमेन्स कैप्सूल और एक जो लॉन्ग रेनल ट्यूब है, ठीक है। तो देखो डायग्राम में आपको दिखाया बोमेन कैप्सूल, ऊपर दिखाया ब्रांच है जो रेनल आर्टरी की, फिर रेनल आर्टरी है, ग्लोमरल्स है, फिर उसका ट्यूबलर पार्ट है नेफ्रॉन का, फिर वहाँ से कलेक्शन डक्ट है, और फिर हेनले लूप है, ठीक है। लूप ऑफ हेनले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लूप की फॉर्म में होता है, ठीक है। और हेनले डिस्कवरी के बेस पे ये लिखा जाता है। अब आपने फंक्शनिंग बतानी है बच्चे, नेफ्रॉन की फंक्शनिंग है जो वो कैसे होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताना है हमने, तो ध्यान से सुनना है। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास, और ऐसे ही पॉइंट्स में लिख के आना है। ये मैं इसीलिए भी लेके आ रही हूँ रिटन फॉर्म में कि आपको लिखना आए कि किस क्वेश्चन को टैबुलेट में लिखना है, किसका डायग्राम बनाना है। अब ये क्वेश्चन आया एग्जाम में तो ये सीधा 5 मार्क्स में आएगा, HBSE। CBSE के पास 3 मार्क्स तक आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि CBSE के पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन कभी ऐसे डायरेक्ट नहीं आता कि एक क्वेश्चन में काम चला गया, ठीक है। तो पॉइंट्स में जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसको आपने भी पॉइंट्स में लिखना है, ठीक है जी। द ब्लड एंटर्स द किडनी थ्रू द रेनल आर्टरी, जो ब्लड है वो एंटर करता है किडनी में, किसके थ्रू, रेनल आर्टरी के थ्रू। विच ब्रांचेज इनटू मैनी कैपिलरीज एसोसिएटेड विद ग्लोमरस, ठीक है। तो वो उसके ब्रांचेज हैं जो फिर आगे काफ़ी कैपिलरी के साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है। और वो किसके साथ जुड़ी हुई है आगे, ग्लोमरुलस के साथ, ठीक है, ग्लोमरस के साथ। वाटर एंड सोल्यूट आर ट्रांसफर टू द नेफ्रॉन एट बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल पे क्या होता है, जो वाटर है और जो आपका सोल्यूट है वो ट्रांसफ़र हो जाता है नेफ्रॉन की तरफ, ठीक है। फिर इन द प्रोक्सिमल ट्यूबल सम सब्सटेंस, कौन से, जैसे अमीनो हो गया, ग्लूकोज हो गया, या फिर सोल्ट हो गए, आर सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब, दोबारा अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। एंड अनवांटेड मॉलिक्यूल्स आर एडेड इन द यूरिन, ठीक है। जो भी अनवांटेड मॉलिक्यूल हैं हमारी बॉडी को जिनकी ज़रूरत नहीं है तो अब वो यूरिन में ऐड कर दिए, क्योंकि यूरिन को पास आउट होना है ना। द फिल्ट्रेट देन मूव डाउन इनटू द लूप ऑफ हेनले, जो फिर वो फिल्ट्रेट वहाँ पे प्रिपेयर हो गया, ठीक है। वो कहाँ पे मूव डाउन, नीचे की तरफ मूव करता है। नीचे की तरफ क्या है, लूप ऑफ हेनले, वेयर मोर वाटर इज अब्जॉर्ब। लूप ऑफ हेनले में ही क्या होता है, मोर वाटर अब्जॉर्ब होता है, ठीक है बच्चे। अब वहाँ से कहाँ जाएगा, फिर वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, डिस्टल जो ट्यूबल होती हैं, कलेक्टिंग डक्ट में उसने जाना है ना, क्योंकि। तो देखो अब कैसे लिखोगे इसको, फ्रॉम हेयर द फिल्ट्रेट मूव अपवर्ड इनटू द डिस्टल ट्यूबल, जो फिल्ट्रेट है वो ऊपर की तरफ मूव करता है डिस्टल ट्यूबल में। एंड फाइनली, और फिर वो लास्ट में टू द कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। लास्ट में वो कहाँ जाता है बच्चे, कलेक्टिंग डक्ट में जाता है, वहाँ पे कलेक्ट होता है वो। कलेक्टिंग डक्ट कलेक्ट यूरिन फ्रॉम मैनी नेफ्रॉन, तो कितने सारे नेफ्रॉन हैं, जैसे अभी आपको बताया भी है 1 to 1.5 मिलियन, ठीक है। तो जैसे कितने सारे नेफ्रॉन वहाँ पर हैं, तो कलेक्टिंग डक्ट जो यूरिन को सभी नेफ्रॉन से कलेक्ट करता है। द यूरिन फॉर्म इन ईच किडनी, हर एक किडनी में, जो मतलब हर एक क्या, 2 किडनी है ना, जैसे ऊपर की साइड होती हैं हमारे बैक साइड में, जो बैकबोन है उसके साथ वाले उसमें। यूरिन फॉर्म इन ईच किडनी
एंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड यूरेटर। यूरेटर वो ट्यूब है जहाँ पे यूरिन है जो किडनी से एंटर करता है। फ्रॉम यूरेटर, यूरेटर से फिर क्या होता है, इट गेट्स ट्रांसपोर्टेड टू द यूराइनरी ब्लेडर। यूराइनरी ब्लेडर में ये जाता है एंड देन इनटू द यूरेथ्रा, और फिर ये कहाँ जाता है, यूरेथ्रा में जाता है। ठीक है बच्चे, तो लास्ट में ये यूरेथ्रा में चला जाता है और फिर जैसे ही प्रेशर बनता है तो वहाँ से इसको पास आउट किया जाता है। जब जो ब्लेडर है कम्प्लीटली फिल हो जाता है, इनसाइड से प्रेशर है जो वहाँ पे क्रिएट होता है वो। ठीक है बच्चे, तो फिर उसको पास आउट कर दिया जाता है यूरिन को, यानी कि जो वेस्ट सब्सटेंस हैं, जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट था वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, और जिनकी किडनी डैमेज हो जाती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कॉन्सेप्ट, एक बारी लास्ट में देखूंगी, टाइम अगर और ज़्यादा ना हुआ तो। आज तो क्लास लंबी जा रही है, बट चलो आपके लिए बेनिफिट भी है कि एक ही क्लास में सभी क्वेश्चन भी तो मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन कितने हैं, ये 3 ही क्वेश्चन है। ठीक है, अभी हो ही जाएंगे, वो डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। व्हाट आर द मेथड यूज्ड बाय प्लांट टू गेट रीड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। जो प्लांट्स हैं वो बताना है आपने कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मतलब जो प्रोडक्ट उन्होंने बाहर निकालने हैं तो वो कैसे बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो एक तो हमने पढ़ा था कि स्टोमेटा में जैसे डिफ्यूज़न ऑफ गैसेज होता है तो वहाँ से भी हो जाता है। ठीक है बच्चे, तो जब ऑक्सीजन है जो बाहर निकलती है उनके लिए तो ऑक्सीजन ही है ना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ये मत सोचा करो ऑक्सीजन तो बहुत ज़रूरी है, ये आपके लिए ज़रूरी है, प्लांट्स के लिए बहुत वो है, मतलब ये बाहर निकालने वाला प्रोडक्ट है ज़रूरी। ठीक है, उनको क्या चाहिए, उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। ठीक है बच्चे, और दूसरा कई बार एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं जो फूड के साथ सिंथेसिस में बन जाते हैं। तो लीव्स में फूड सिंथेसिस होता है तो लीव्स कई बार फॉल ऑफ हो जाती हैं ड्यू टू मैनी रीजंस। ठीक है, तो वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स लीव्स फॉल होने के साथ ही प्लांट से चले जाते हैं अगर वो उसी लीव्स में है पर्टिकुलर। ठीक है जी, तो देखो अब इसको कैसे लिखोगे आप लोग। प्लांट्स कैन गेट रीड ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपीरेशन। जो प्लांट्स हैं वो कैसे छुटकारा पाते हैं वाटर से, जिस वाटर की ज़रूरत नहीं होती, ट्रांसपीरेशन से। ट्रांसपीरेशन हमने जब ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा वहाँ पे मैंने आपको बताया था। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, जो एक्सेस वाटर होता है लीव्स में, जो स्टोमेटा होते हैं। ठीक है, स्टोमेटा देखे हैं आपने। चलो मैं ट्राई करूँगी कि एक आपको प्रैक्टिकल दिखाऊं, जैसे मैं 9th क्लास के पीछे अभी रेजिन्स वाला एक्सपेरिमेंट किया था, हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक ऑस्मोसिस का समझाया था। उसी तरीके से थोड़ा बहुत ऐसे घर पे ही कोशिश करेंगे बच्चे। स्टोमेटा अगर पॉसिबल हुआ आपको दिखाने की, चैनल पर विजिट करते रहना, शॉर्ट में डालती हूँ मैं। कई प्रैक्टिकल मैं करवा चुकी हूँ, जैसे बीच बीच में अभी 8th क्लास का करवाया था, हार्वेस्टिंग का सीज़न था, तो टाइमली जो चीज़ अवेलेबल होती हैं तो मेरी बेस्ट ट्राई रहती है कि आपको वो ज़रूर दिखाऊं। तो आज के चैप्टर से हमारा जो प्रैक्टिकल है वो मैं आपको स्टोमेटा दिखाने की कोशिश करूँगी। ठीक है बच्चे, कोशिश करूँगी बोला है मैंने, बाद में ये मत बोल देना कि मैम हमें तो मिला नहीं, तो बट बेस्ट करूँगी मैं अपनी कोशिश, ये मैं आपको ज़रूर, ठीक है, प्रॉमिस करती हूँ। तो देखो ट्रांसपीरेशन क्या होता है, जो लीव्स होती हैं उनके अंदर होल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, पोरस बोलते हैं। ठीक है बच्चे, उन पोरस से क्या होता है, जो एक्सेस वाटर होता है वो इन द वेपर चला जाता है, यानी कि वेपर की फॉर्म में ये भाप बन के उड़ जाता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं बच्चे हम इसको, ट्रांसपीरेशन। तो इसीलिए इसने ये फर्स्ट लाइन यही बताई है कि वाटर कैसे एक्सक्रीट होते हैं। प्लांट्स कैन गेट रीड ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपीरेशन। वेस्ट मटेरियल मे बी स्टोर्ड इन द सेल वैक्यूल्स और एज अ गम एंड रेजिन। अब और जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो सेल में स्टोर होते हैं, कहाँ पे, एक तो जो सेल वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स, और गम। ठीक है, गम है जो, पता ये क्या होता है, मतलब आई थिंक तो ये वही होता है, जैसे ना ये ज़्यादातर कीकर वगैरह के जो पेड़ होते हैं, कीकर के पेड़ देखे होंगे सभी ने, नुकीले से वो होते हैं जिसमें ऊपर, तो उसमें है ना नीचे की साइड से चिपचिपा सा जो एक मटेरियल है वो बन जाता है। ठीक है, बल्कि छोटे होते तो यही बोलते थे कि इसको निकाल लो, और ये चिपकता भी है, ये चिपकाने के काम भी आता है, और थोड़ा बहुत तो इसका यूज़ किया भी जाता है प्लांट गम्स का, गम्स बनाने में भी कहीं ना कहीं। ठीक है, बाकी मैं ये प्लांट गम वाला ज़रूर दिखाऊंगी आपको शॉर्ट में कि गम क्या होता है प्लांट्स में, और ये रेजिन्स वाला भी, गम्स और रेजिन्स मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊंगी, एक पिक्चर दिखाऊंगी शॉर्ट में इसके।
ठीक है, वो ज़रूर आप लोग देखना। तो गम आई थिंक वही होता है, उसमें प्लांट्स के जो वेस्ट जो हैं जिनकी प्लांट को नहीं ज़रूरत, उस गम की फॉर्म में वो कलेक्ट होते रहते हैं और वो गम अपने आप फिर प्लांट से सेपरेट हो जाता है। ठीक है, जब वो एक रीज़न होता है इसका भी सेपरेट होने का भी कि उस टाइम पे वो सेपरेट होगा, थोड़ा टेम्परेचर कंडीशन पे बेस होती है वो। ठीक है, स्पेशली इन ओल्ड जाइलम। तो ये कहाँ पे होता है बच्चे? ओल्ड जाइलम में। ठीक है जी। इट इज़ ऑल्सो स्टोर इन द लीव्स दैट लेटर फॉल ऑफ। ये और कहाँ होते हैं? मतलब एक्सक्रीट आउट वाले जो प्रोडक्ट होते हैं लीव्स में भी स्टोर हो जाते हैं। क्यों लीव्स में इसीलिए स्टोर होते हैं? प्लांट्स को तो पता है ना कि तेरे कौन से पार्ट ने क्या काम करना है। अब जैसे आप लोग हो, आपको पता है कि खाना हाथों से ही खाना है, पैरों से नहीं खाना, और उसको फिर मुंह में ही डालना है, नाक में नहीं डालना। ये बात पता है ना आपको अच्छे से। कहीं अभी ये सोचने लग जाओ प्लांट को कैसे पता कि लीव्स में भेज दो। प्लांट्स को भी सब पता है, उनमें भी कॉमन सेंस होती है, वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एक तरह से लिविंग बीइंग है। ठीक है बच्चे, तो लीव्स में स्टोर होता है दैट लेटर फॉल ऑफ। पता है ना कि मौसम के हिसाब से, ठीक है, जैसे स्प्रिंग का सीज़न होता है उस टाइम सारी लीव्स झड़ जाती हैं, एक तरह से पूरा वो हो जाते हैं। ठीक है, नहीं स्प्रिंग में तो बहुत वो होता है, ऑटम और स्प्रिंग इनमें होता है, जैसे एक बार पूरी लीव सब अच्छे से आ जाना और एक बार उसका झड़ जाना। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है, हाउ इज़ द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेट। देखो ये एक ना कॉमन सी बात है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये एग्जाम्पल खुद के बारे में ही सोच के देखो, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। पढ़ने ही लग गए तो अच्छी तरह से डिटेल नॉलेज होनी चाहिए चीज़ों की। ठीक है बच्चे, आपने कई बार जैसे हम देखते हैं, हमने पानी का गिलास पिया, आपने सपोज 1/2 लीटर वाला गिलास ले लिया, पानी पी लिया, आपको विद इन हाफ आवर प्रेशर फील होगा। ठीक है, मान लो आपने 2-3 घंटे पानी नहीं पिया तो क्या आपको प्रेशर फील होगा? बहुत कम। ठीक है, आप जाओगे भी लेकिन इतना यूरिन नहीं पास करोगे जितना अगर आप वो पानी पीने के बाद पास करते हो। ठीक है जी। गर्मियों में ज़्यादा पानी पीते हैं, ज़्यादा यूरिन वो होता है। ठीक है, सर्दियों में कम पीते हैं तो वही, वैसे सर्दियों में होता तो है लेकिन वो कम से ही ज़्यादा होता है। वो थोड़ा सा टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी वेरिएशन होती है बॉडी ऑर्गन्स की फंक्शनिंग में। ठीक है, सर्दियों में टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है ना, तो तभी ये होता है। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर। वही तो मैं आपको अभी समझाने की कोशिश कर रही थी, नॉर्मली आपका डेली लाइफ का एग्जांपल देके कि ऐसे करते हो। तो जो यूरिन प्रोड्यूस होता है वो डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा वाटर है, एक्सेस वाटर कितना है। ठीक है, एंड डिज़ोल्व वेस्ट प्रेजेंट इन द बॉडी, और बॉडी के अंदर जो वेस्ट डिज़ोल्व हो रखा है वो कितना है। ठीक है, सम अदर फैक्टर, अब दूसरे फैक्टर हैं कुछ, जैसे कि हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हैबिटेट पे डिपेंड करता है। हैबिटेट का मतलब क्या है, किस टाइप के एनवायरनमेंट में वो रह रहा है, तभी वो सर्दियों के सीज़न में थोड़ा सा भी पानी पी लो उससे उतना ही प्रेशर महसूस होता है जितना गर्मियों में उससे डबल पीने से होता है या उससे ट्रिपल से। ठीक है जी। सम अदर फैक्टर्स सच एज एन हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स पे भी डिपेंड करते हैं, सच एज एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन ADH। ठीक है, इसका नाम याद रखना, ADH की फुल फॉर्म भी आ सकती है। CBSE स्टूडेंट्स आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं बच्चे, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दिया करो जहाँ मैं बोल देती हूँ। ठीक है, तो ADH होता है जो रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड का। ठीक है बच्चे, तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि यूरिन है जो वो कैसे रेगुलेट होते हैं। ठीक है बच्चे, अब मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ जितने आज क्वेश्चन किए हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। एक तो आपने यहाँ से नेफ्रॉन, लॉन्ग क्वेश्चन, इसके ऊपर ही लिख लो जो मैं अभी बोल रही हूँ साथ के साथ, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा। क्लास में टीचर आपका टेस्ट लेती हैं तो उसमें ये क्वेश्चन डालेंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट में जो आपका प्लांट्स का जाइलम फ्लोएम का था, CBSE स्टूडेंट्स आपके पास ये अलग अलग वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और HBSE स्टूडेंट्स आपके पास ये कि जो हमारे पास प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब दोनों की टोटल जो वर्किंग है हमने वो बतानी है। ठीक है बच्चे, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इस पर भी टिक कर लो, 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है ये कि कंपोनेंट क्या क्या है और वो कैसे वर्किंग करते हैं। जैसे हार्ट का तो पूरा लेंथी क्वेश्चन भी आ सकता है एंड टेक्स्ट क्वेश्चंस में आ जाए मे बी वो। ठीक है बच्चे, एंड देन उसके बाद है हमारे पास ये ऑक्सीजन, ये तो नहीं है इतना, फिर ये वाला
व्हाट आर द डिफरेंट वे इन विच ग्लूकोज, ये ठीक है, अलग अलग मेथड हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। देन ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है भाई 2 नंबर में, व्हाट एडवांटेज, ठीक है, मैं मार्क्स के साथ बता रही हूँ आपको, थोड़ा सा मार्क्स का भी लिख लेना साथ के साथ। देन आपके पास है डाइजेस्टिव एंजाइम का फंक्शन भी, रोल ऑफ एसिड का भी इम्पोर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन। ऑटो हेट्रो का तो बेसिक सी बात आपको पता ही है, ये तो इतनी कोई ख़ास बात नहीं है इसमें, ठीक है। और ये फर्स्ट क्वेश्चन कि वाई इज़ डिफ्यूज़न, ठीक है, मेड द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, ये क्यों ज़रूरी होता है ये बताना है, ठीक है बच्चे। तो आज की क्लास में हमने सभी इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं जो लाइफ प्रोसेस के कंप्लीट कर लिए। होप सो मेरे साथ आपने हर एक क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन है जो वो अच्छे से सुनी है, समझी है और नोट की है, ठीक है बच्चे। स्टिल फिर भी आपको कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन है आपके लिए, आप लोग कमेंट कर देना, तो मैं आपका कमेंट ज़रूर लूँगी, ज़रूर रिप्लाई करूँगी, ठीक है बच्चे। अब आप अपनी नोटबुक तैयार कर लेना, क्लास में कोई टेस्ट है उसके लिए आप प्रिपेयर कर लेना अपनी नोटबुक से, ठीक है बच्चे। और एक बार में अगर क्लास नहीं देखी जाती तो हाफ़ आवर करके देख लेना। मुझे ये होता है कि बच्चों को थोड़ा मुश्किल होता है, फिर जगह जगह क्वेश्चन ढूंढने पड़ते हैं, तो इसीलिए मैंने एक ही वीडियो में प्रोवाइड किया है। क्वेश्चन आंसर करना आई थिंक इतना बोरिंग नहीं लगता अगर चैप्टर कर लिया हो, तो इसमें कोई ख़ास बड़ी बात नहीं होती, ठीक है बच्चे। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना बच्चे चैनल को, बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोज़ को बनाने में, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सब कुछ मिल रहा है ना। कई चीज़ें होती हैं स्कूल में नहीं हो पाती, यहाँ पे कर लिया करो आप लोग, तो हमारी मेहनत है जो वो भी आपके साथ ही है, आपके साथ ही हमारी मोटिवेशन है। जितना आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, उतना अच्छे से अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट है जो आपको प्रोवाइड होता रहेगा, ठीक है बच्चे। कंटेंट तो मतलब चाहे कम हो या ज़्यादा हो, हमेशा मैं ट्राई करती हूँ बेस्ट ही देने की, ओके जी। सो वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, अभी 1 आवर की हो चुकी है ये। थैंक यू वेरी मच, आप इतनी देर से क्लास में बने हुए हो, आपका पेशेंस भी बहुत मायने रखता है, ठीक है। So again, thanks a lot. Stay connected with Science Simplified.